दोस्तों जय माता दी। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जिसके अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो गलतियाँ जो अक्सर श्रद्धालु करते हैं जो यात्रा पे आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। बता दूँ वो गलतियाँ क्या हैं, और अगर आप इस गलतियों को सुधार लेंगे तो नेचुरली बात है कि आपकी जो यात्रा का जो अनुभव रहेगा ना, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, नेक्स्ट लेवल। और इसके अंदर मैं आपको सब बताऊंगा ए से लेके जेड तक कि आपकी सुविधाएं कौन कौन सी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, और जब प्लानिंग करके आप आ रहे हैं तो किस किस बातों का आप ध्यान रखें ताकि आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो सके और आपको सुखद अनुभव हो सके इस पावन यात्रा का, माता रानी के दर्शन का। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई श्रद्धालु इस चैनल पर पहली बार आया है तो ऐसी यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कि प्लान करते रहते हैं अक्सर माता रानी दरबार आने का। सो स्टार्ट करते हैं। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं, क्या यात्रा का जब प्लान करते हैं कहते हैं माता का बुलावा आया। अब माता का बुलावा तो अगर मैं आज ऑफिस बैठा हूं तो क्या पता मेरे को बुलावा कल ही आ जाए, और यह हो सकता है कि प्री प्लान अगर मैं चल रहा हूं तो 1 मंथ के बाद आए या 2 मंथ के बाद आए। लेकिन अगर मैं प्लानिंग करके आ रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस दिन यात्रा अपनी प्लान करूं ताकि मुझे रश कम से कम मिले। तो बता दूं आपको, वीकेंड जो शनिवार है और इतवार है, इस दिन आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शनिवार इतवार को आते हैं तो कंपैरेटिवली आपको 1.5 से 1.25 गुना मिलेगा एज कम्पेयर टू द अदर डेज। तो अगर आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्लान करते हैं तो श्रद्धालु आपको बहुत देखने को कम मिलेंगे, लेकिन अगर वही प्लान करते हैं आप वीकेंड में शनिवार से लेकर इतवार तक तो आपको भारी मात्रा में श्रद्धालु देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आपको हर जगह आपको लाइन का सामना करना पड़ेगा जब जैसे हम एंटर करते हैं, चाहे वो बान का दक्षिणी द्वार का हो, चाहे अर्धकुंवारी का हो, चाहे ऊपर भैरवनाथ या फिर भवन का दर्शन के लिए हो। तो प्लानिंग करके अगर आ रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में रखिएगा, वीकेंड्स को अवॉइड कीजिएगा। नंबर 2, अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से बेनिफिट क्या होता है कि जो सुविधाएं हैं ना हमारे पास, जैसे हमारी डॉर्मेट्री है या फिर रूम की है या फिर हेलीकॉप्टर की है या फिर हम बात करते हैं बैटरी कार की है, इन सबको हम पहले से प्री बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वहाँ पे रात रह रहे हैं ना तो हमें अकोमोडेशन चाहिए, और अगर हम रात को नहीं रह रहे, अगर हमें पूरा सुबह जाके शाम को आना है तो हमें नहाने के लिए भी हमें कोई जगह चाहिए, कोई पॉइंट चाहिए जाके नहा सके। फिर जो अपने साथ हम लगेज लेके जा रहे हैं जिसमें हमारा कंबल है, बेडशीट है या 2-3 बैग है, तो क्या हम सारे के सारे बैग कैरी करेंगे? देखा होगा आपने अक्सर कि लोग एक बैग अपने पीठ पर रखा हुआ है, 2 हाथ में पकड़े हुए हैं, है ना, एक पीठ पे टांगा हुआ है, तो मतलब 2 बंदे 4-4 बैग लेके जा रहे हैं, तो कोई तुक नहीं बनता उस चीज़ का। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, नीचे क्लॉक रूम्स हैं जहाँ पे रख सकते हो, जहाँ पे चार्ज होता है आपका 20 से लेके 50 रुपये, वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रख रहे हो। और नॉर्मली जो चार्जेस होते हैं वो 20 रुपीज़ पर बैग का होता है, जो कि आप वहाँ पे रख सकते हो। और अपना एक सिंपल एक जोड़ा कपड़ा अपने साथ रखिएगा अगर आप रात को रुकने का स्टे कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं तो, और डेट्स इट। क्योंकि ज़्यादा बैग लेके जाओगे तो आप ही को दिक्कत होगी उठाने के लिए। तो प्लानिंग का ही बेनिफिट होता है कि आप बेवजह इतना सामान मत उठाएं ताकि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। और तीसरी चीज क्या आज मैंने बताई है, इसी का पार्ट कंटिन्यू करते हुए, कि अगर आप हेलीकॉप्टर अवेल करना चाहते हैं या फिर बैटरी कार अवेल करना चाहते हैं या फिर अकोमोडेशन जो कि श्राइन बोर्ड की अपनी है, चाहे वो कटरा में हो या फिर आपकी बाणगंगा से लेके भवन तक की हो, ठीक है, इसके बीच में कोई भी आपको प्राइवेट होटल नहीं मिलेगा। प्राइवेट होटल जो आपको मिलेगा जो कटरा के अंदर ही मिलेगा। इन रूट बाणगंगा से लेके भवन तक या भवन से लेके भैरव घाटी तक कोई भी प्राइवेट होटल नहीं है, सारा का सारा श्राइन बोर्ड का है, जिसकी पहले से बुकिंग होती है। अब बुकिंग की बात करेंगे तो अगर हम बिल्कुल कटरा पहुंच जाते हैं बुकिंग करने के लिए, तो जो निहारिका भवन है जो मेन सेंटर है, उसकी जो बुकिंग होगी ना वो सिर्फ उसी दिन की होगी। मान लो कि अगर आज मेरी 20 तारीख को मैं पहुंचा हूं तो अगर वो जो बुकिंग मेरे को शो करेंगे ना वो 20 तारीख की ही करेंगे। तो अगर अवेलेबल होगी तो दे देंगे, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो हाथ जोड़ देंगे, बोलेंगे जय माता दी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कल का देख लो तो कल की कल देखेंगे, कल की वो आज बुकिंग नहीं होती, चाहे वो हेलीकॉप्टर की हो, चाहे वो डॉर्मेट्री की हो, चाहे वो अकोमोडेशन की हो। इसीलिए अगर आप प्लानिंग करके जा रहे हैं तो बुकिंग पहले से ही कर ले, क्योंकि बुकिंग जो है ना वो 2 महीने पहले से खुल जाती है। अगर बुकिंग नहीं करेंगे तो आपके साथ ओल्ड एज पर्सन है या फिर बच्चे हैं या लेडीज हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि भवन के ऊपर धर्मशालाएं हैं, धर्मशाला में क्या होता है कि आपका जो रहने का कोई चार्ज नहीं होता, कंबल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है सिक्योरिटी बेसिस पे। पहले आप सिक्योरिटी देंगे, बाद में सिक्योरिटी आप कंबल जमा करवाएंगे तो सिक्योरिटी आपको रिटर्न हो जाएगी। बट वहाँ भी डिपेंड करता है कि रश कितना है। रश अगर ज़्यादा होगा तो कई बार जगह वहाँ भी नहीं मिलती, तो बेवजह क्यों समस्या में आना। अगर आपके पास प्लानिंग आप करके जा रहे हैं तो इन सबकी बुकिंग पहले से करके जाइएगा। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि हाउ टू बुक डॉर्मेट्री और रूम और हाउ टू बुक बैटरी कार, ये सब आपको मैं डाल दूंगा लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपके जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 3 बात करते हैं RFID कार्ड की, जिसको हम पहले यात्रा पर्ची भी कहते थे। RFID कार्ड के बिना यात्रा की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आपको पहले बनवाना पड़ेगा। और बनवाने की बात करूं तो ये आपका पहले बनता है बस स्टैंड पे, जो आपका यात्रा पर्ची काउंटर है वहाँ पे बनेगा। नंबर 2 निहारिका कॉम्प्लेक्स है आपका, वहाँ पे बन जाएगा। नंबर 3 अगर स्टेशन से ट्रेन से आ रहे हैं तो वहाँ भी बन जाएगा। तो तीनों की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन होता क्या है कि स्टेशन पे भी रश मिलेगा आपको। अगर आप ट्रेन से उतरे हैं तो नेचुरली बात है, जो 300-400 बंदा आया इकट्ठा बल्क में, वो भी तो बनवाएगा ना। या फिर आप बस स्टैंड पे जाएंगे तो वहाँ भी रश मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ट्रैक कर रहे हैं ना ताराकोट मार्ग से, तो आपको सारा खाली मिलेगा। या फिर अगर आप ट्रैक कर रहे हैं मतलब आप जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो जब आप हेलीपैड पे जाएंगे तो वहाँ भी आपका काउंटर है, वहाँ भी आपका जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन समस्या किनके लिए आती है? जो पैदल ट्रैक करने वाले हैं। तो पैदल ट्रैक करने वाले हैं तो उनके लिए नंबर 4 ऑप्शन आती है। वो क्या है कि कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि 4 नंबर रास्ते पे हमारे पास क्या है, 2 जगहें हैं, 2 रास्ते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक है हमारा वाया ताराकोट मार्ग और दूसरा हमारा है जो पुराना मार्ग है। ठीक है, अब ताराकोट मार्ग जो है ना, वो बेसिकली क्या है, 8 किलोमीटर लंबा है, अर्धकुंवारी कटरा से लेके अर्धकुंवारी तक। और अगर हम जाते हैं रास्ते पुराने से तो वो 5.5 किलोमीटर रास्ता है, 5.5 से 6 किलोमीटर रास्ता है। तो 2 किलोमीटर बचते हैं। लेकिन जो एक मेन पॉइंट बताने वाला हूँ, आपको इस पर ध्यान सुनिएगा। अगर आप जाना चाहते हैं ताराकोट मार्ग से, तो ताराकोट मार्ग पहुंचने के लिए भी आपको 2 किलोमीटर के लिए ऑटो करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑटो करके जाते हैं तो वो आपसे 220 या 230 रुपये लेता है, डिपेंड करता है सवारी के ऊपर। तो जब 220 दे के आप जाएंगे ताराकोट मार्ग के एंट्री पॉइंट पे, उसके बाद फिर ट्रैक स्टार्ट होगा आपका 8 किलोमीटर का। और अगर आप जा रहे हैं पैदल, तो जब आप जाते हैं वाया बनगा मार्ग से कटरा होते हुए बस स्टैंड से, तो जैसे ही आप वो दर्शनी द्वार क्रॉस करेंगे तो वहीं पे जब लंगर आता है गुलशन कुमार जी का, तो वहाँ से लेफ्ट से रास्ता कटता है ताराकोट मार्ग का। वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वे टू ताराकोट मार्ग। तो वो जो है वहाँ से वो पड़ता है आपका 2 किलोमीटर पड़ेगा ताराकोट मार्ग का एंट्री पॉइंट, फिर आगे 8 किलोमीटर और पड़ेगा, विच मीन्स कि आपका वो 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर जाते हैं पुराने मार्ग से तो वो आपका पड़ेगा 5.5 किलोमीटर का। तो बेहतर कौन सा हुआ? पुराने वाला मार्ग। अब पुराने वाला मार्ग बेहतर क्यों है? पहला कारण तो वही है कि डिस्टेंस बच गया हमारा 4.5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर ऑटो का, 2 किलोमीटर हमारा पैदल वाला। नंबर 2 कि जो रास्ता पुराने वाला है उसमें आपको लोकल जो दुकानदार हैं, जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं, वहाँ पे आपको कुछ भी चाहिए आप ले सकते हो। नंबर 3 उसी के अंदर आपको जैसे घोड़ा है, पालकी है, पिट्ठू है, वो सब आपको मिल जाएगा। बट जो रास्ता वैकल्पिक है, जो नया वाला है ताराकोट, वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कोई आपको घोड़ा नहीं मिलेगा, कोई आपको खच्चर नहीं मिलेगा, कोई आपको पिट्ठू नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अगर, तो जो ढोल वाले होते हैं, जो ढोल बजाते हैं वहाँ पे, जिनसे कि यात्रा जो कर रहे हैं वहाँ पे उनके अंदर उत्साह आता है, वो नाचते भी हैं, झूमते भी हैं और वो इजहार जाहिर करते हैं अपनी खुशी का उस यात्रा के दौरान। वो उनको देखने को नहीं मिलेगा कि ताराकोट मार्ग पर रश बड़ा कम होता है, लोग वहाँ पे अवॉइड करते हैं उस रास्ते से जाना। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको किस रास्ते से जाना है, जो कि मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। 5वीं बात करेंगे क्या, लगेज की। देखें अक्सर जो बंदे प्लानिंग करके आते हैं या प्लानिंग करके नहीं भी आते, तो वो पूरे की पूरे अपने ब्रीफ केस, अपने अटैची, अपने हैंड बैग, अपने पिट्ठू बैग, बैग पैक, पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं। देर इज़ नो नीड टू कैरी सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि वहाँ पे आपको रात रुकना है ना कि पूरा आप हफ्ता बिताने वाले हैं। वहाँ पे रात रुकना है तो सिर्फ आपको एक जोड़ा कपड़ा चाहिए नेक्स्ट डे के लिए या फिर सेम डे के लिए। तो काहे को पूरा का पूरा सामान ले जा रहे हो? क्लॉक रूम आपको नीचे मिल जाएंगे बहुत सारे, जो कि 20 रुपीज़ पर बैग चार्ज करते हैं। 20 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से आप बैग जमा करवाइए, नेक्स्ट डे आके ले लीजिए। तो देर इज़ नो नीड टू कैरी ना, आपको कैरी की जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा सामान आप कैरी के लेके जाएं। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए कि सामान को कम से कम कैरी करें, ताकि आपको यात्रा का सुखद एहसास हो और थकावट आपकी कम से कम हो। तो ये था आपकी 5वीं प्रॉब्लम जो लोग वहाँ पे फेस करते हैं। बात करते हैं 6ठी प्रॉब्लम की। कटरा में तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं, प्राइवेट भी है और संस्था की अपनी भी है। लेकिन कई बार मन में होता है कि जब हम अर्धकुंवारी से जाएंगे ऊपर भवन की ओर, तो शायद हमारे को बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। बता दूं, वो होटल कटरा में होते हैं, इन रूट नहीं होते। जो व्यवस्था है ना, अर्धकुंवारी हो गया, भवन हो गया, भैरव हो गया, सांझीछत हो गया, या मतलब जो भी है हमारा अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक का जो पूरा ट्रैक है 14 किलोमीटर का, उसके बीच में जो भी एकोमोडेशन रहेगी ना, वो सारे के सारे श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है। प्राइवेट ऑनर वहाँ पे कोई नहीं है। और वहाँ पे जगह लेने का मतलब है कि आपकी जैसे बुकिंग होती है 2 महीने पहले खुल जाती है, तो ऑलरेडी सारी के सारी पहले से ही बुक हो जाती है। तो सेम डे की मिलना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आप मान के चलो कि प्राइवेट होटल वहाँ पे नहीं है इन रूट, तो आपको बुकिंग पहले से ही करनी पड़ेगी। तो बुकिंग करनी है तो बुकिंग की सुविधा मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। या फिर अगर सेम डे जा रहे हैं तो निहारिका भवन जाके आप पता कर सकते हैं। अगर आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको पास ऑप्शन एक ही है, या तो आप सेम डे जाके वापस आए, या फिर आप नेक्स्ट डे रुक के धर्मशाला में
और फिर वापस आएँ। तो ये था आपका छठा पॉइंट। और लास्ट मिस्टेक जो है आपको बताऊं कि लोग सर गलती क्या करते हैं कि वो जब जाते हैं ना तो उनको पता होना चाहिए कि वो किस मंथ में जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं नवंबर से लेके मार्च तक तो इसमें जो है ना ठंड रहती है, नवंबर से लेके मार्च। और अगर बात करूं दिसंबर से लेकर फरवरी तो यहाँ पे बर्फ़ भी रहती है। तो इन नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो पूरे 5 महीने हैं ना, इसमें तो आप कम से कम अपना गर्म स्वेटर, गर्म जैकेट और एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा साथ रखिए जो कि वुलन क्लोथ्स के साथ भरा हो, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत है। कंबल मिले ना मिले, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास सारे कपड़े होने चाहिए। अगर आप गर्मी में जा रहे हैं, सर्दी में जा रहे हैं, एक शर्ट पहन के तो चलो पसीना आ रहा है समझ में आता है, लेकिन रात को वहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है। और अक्सर देखा गया जो आपका टेम्परेचर है वो कई बार -1 -2 तक भी पहुँच जाता है, जिसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है लोगों के लिए समझ पाना कि अब क्या करें। ठीक है, क्योंकि कपड़े तो वहाँ मिलेंगे नहीं। हाँ, कंबल वहाँ मिल सकता है, वो डिपेंड करता है भीड़ के ऊपर। इसलिए अगर आप नवंबर से लेके मार्च के महीने में जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। और अगर आप जा रहे हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, तब भी आप ज़्यादा गर्म कपड़े तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने साथ एक हल्की सी जैकेट या फिर हल्की सी चादर जरूर रखें, क्योंकि रात अगर वहाँ रुकना पड़ गया तो ठंड तो हल्की फुल्की लगेगी ना। तो अगर आपके पास चादर होगी ना हल्की, यहाँ हल्का पतला कंबल होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा वहाँ पे स्टे करना। और ये जो कंबल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपसे बेडशीट की बात करो, इसकी एक बंदे के लिए एक है, ऐसा नहीं कि बंदे 5 जा रहे हैं और आप एक लेके जाइए। ऐसी गलती आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है कि क्या अक्सर श्रद्धालु गलती करते हैं वहाँ पे यात्रा के टाइम पे, जिनसे उनको कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो समस्याएं उनको सामना ना करना पड़े। तो अगर आप जा रहे हैं तो पहले बात क्या है कि अपना दिन तय करें कि किस दिन जाना है, वीकेंड में जाना है कि वीकेंड से अलग जाना है, मीन्स सोमवार से शुक्रवार जाना है, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार क्या होता है, भीड़ कम होती है और वीकेंड में ज़्यादा होती है। नंबर 2 क्या है, एकोमोडेशन की बात करें, अगर आप प्री प्लानिंग करके जा रहे हैं तो अकोमोडेशन पहले ही से बुक करके चलें, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो रात रुकने के लिए हो, एज पर योर चॉइस। नंबर 3, अगर आप मार्ग चुनना चाह रहे हैं कि आपको ताराकोट से जाना है या पैदल जाना है, तो डिसाइड आप पहले से ही कर लीजिए, क्योंकि दोनों का मैंने आपको बताया कि आपका ऑटो लगेगा वहाँ पे और किलोमीटर भी आपका 4.5 किलोमीटर फालतू है, तो वो आपको देखना है। नंबर 4 आपका क्या है, लगेज आपको कम से कम ले जाना है, वहाँ पे ज़्यादा लेके नहीं जाना। नंबर 5, अगर आपको RFID कार्ड बनाना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ताराकोट वहाँ से जाओगे तो वहीं बन जाएगा, सारा एंट्री खाली होती है। और अगर आप स्टेशन से आते हैं तो वहाँ बन जाएगा, निहारिका भवन बन जाएगा या फिर आपका बस स्टैंड पे बन जाएगा। और उसके बाद लास्ट 7वां पॉइंट आपका क्या है, वो है आपका क्लोथिंग, है ना। क्लोथिंग सेंस कि आप कौन कौन से कपड़े लेके जा रहे हैं। तो अगर आप पीक आवर्स में जा रहे हैं, पीक डेज में जा रहे हैं, लाइक नवंबर टू आप मार्च, तो आपको ठंड मिलने वाली है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं दिसंबर से फरवरी तो आपको बहुत भयंकर ठंड मिलने वाली है, क्योंकि उस समय बर्फ़ भी रहती है। सो उम्मीद करता हूँ जो मेरी ये वीडियो है ना, ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और जो मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के साथ कि क्या अक्सर लोग गलती करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा को लेते हुए जब जाते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, तो अगर ये इन समस्याओं को देख लेंगे और इन गलतियों के ऊपर काम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी यात्रा बहुत ही सुखद और मंगलमय होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ आगे भी, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे टाइम टू टाइम कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या अपडेट है और क्या हम कर सकते हैं बेहतर यात्रा को अच्छा करने के लिए। सो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।